Hello dear students, welcome to this channel named Business Studies Classes. Myself CA Ronak Agarwal. We will learn business studies in this channel. In the last class we were reading about chapter 5. चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे. चैप्टर 5 के कुछ पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पहले के वीडियोस में. आगे का वीडियो में हम आगे का पार्ट्स पढ़ने वाले हैं. तो इन द इमीडिएट लास्ट पार्ट जो हमने कवर किया है उसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था. उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मेरिट डीमेरिट हम पढ़े थे. कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो पढ़े थे. फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, वो सारा चीज़ पढ़े थे. आज जो क्लास है बेसिकली उसमें हम कवर करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ठीक है. तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए. वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस चैनल में इस टाइप के वीडियोस आते हैं ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले, वो भी इस टाइप के वीडियो देख पाएँ और वो भी सब्सक्राइब करें. और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है. इससे मुझे मोटिवेटेड फील होता है कि स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं. अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए. कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं, आप बताइए मुझे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो डिविजनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. टाटा कंपनी का एग्जांपल मैं दिया था. टाटा कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. तो वाइट बोर्ड पे आ जाएंगे, सारे वाइट बोर्ड पे फोकस करेंगे. तो देखिए हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में हम एग्जांपल लें तो ये तो स्लाइड है, 1 मिनट के लिए मैं छोटा कर देता हूँ स्लाइड को. स्लाइड में भी हम देख लेंगे, पहले देख लेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है. तो अगर हम ड्राइंग से ड्रॉ करें, एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंपनी, TA टाटा कंपनी. एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंपनी और यहीं पे उसके बॉस बोल लीजिए या फिर CEO बैठे हैं. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे CEO बोल सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे एक ही चीज़ होते हैं, एक ही टर्म होते हैं. ठीक है. अब देख लीजिए आप टाटा कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट हैं, आप बताइए मुझे. टाटा कंपनी के कितना प्रोडक्ट है सर? सबसे पहले टाटा का आता है मोटर्स. टाटा का सबसे पहले आता है मोटर्स. ठीक है. दूसरा क्या आता है? सॉल्ट. तीसरा क्या आता है? गोल्ड. सर गोल्ड, आप बोलेंगे सर गोल्ड कैसे? तनिष्क. और इसका और एक प्रोडक्ट आता है एयर कंडीशनर, वोल्टास. ठीक है, नाम तो सुना ही होगा. तो ये सारे मेनली आपके टाटा के अलग अलग डिवीज़न है. और भी डिवीज़न है लेकिन मैं आपको वही डिवीज़न दिखाया हूँ यहाँ पे जो कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं. ठीक है. तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? अब हो ये रहा है कि देखिए हर एक डिवीज़न अलग है. मोटर्स अलग है, यहाँ सॉल्ट अलग है, गोल्ड अलग है और AC अलग है. ठीक है. तो अब हर डिवीज़न अलग अलग है. इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं टाटा के, हर डिवीज़न अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डिवीज़न है. इसलिए यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ होता है और इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर ऐसे कंपनी में यूज़ होता है जहाँ पे कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हर एक प्रोडक्ट का अपना क्या है, सेल है, प्रोडक्शन है. देखो हर एक प्रोडक्ट का परचेज है,
जस्ट मोमेंट में थोड़ा स्लाइड को जूम आउट करता हूँ। अब आप देखिए कि टाटा मोटर्स का अपना परचेज है, इसका अपना सेल डिवीज़न है, इसका अपना फाइनेंस डिवीज़न है, ठीक है, और इसका अपना मार्केटिंग डिवीज़न है। लाइकवाइज अब देखिए मैं एक बार हाईलाइट कर दूं इस चीज़ को। मोटर्स जो है टाटा मोटर्स का अपना परचेज है, अपना सेल्स है, फाइनेंस है और मार्केटिंग है। अब देखिए टाटा मोटर्स वाले को सॉल्ट से कोई मतलब है क्या? सर टाटा मोटर्स को सॉल्ट से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब देखिए ये जो चीज़ है ये हर जगह यहाँ आता है, यहाँ पे भी है, सॉल्ट में भी मतलब सेम काम होगा, यही परचेज, सेल, फाइनेंस और मार्केटिंग, ठीक है। अब गोल्ड में भी सेम चीज़ होगा, समझे? मतलब क्या है, ये एरो का मतलब क्या है? वही परचेज, सेल, फाइनेंस और मार्केटिंग, परचेज, सेल, फाइनेंस और मार्केटिंग यहाँ सॉल्ट में भी है, ठीक है। यहाँ बोर्ड में स्पेस का कमी इसलिए मैं एरो दे दिया हूँ, ठीक है। और वही चीज़ टेनिस गोल्ड में भी आएगा, ठीक है ना, गोल्ड में भी आएगा। और वही चीज़ आपके एसी में भी आएगा, क्योंकि एसी का भी एक अपना एक अलग डिवीज़न है। तो बताने का मतलब ये है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में हर एक प्रोडक्ट का डिवीज़न अलग अलग होता है, हर डिवीज़न में अपना परचेज, सेल, फाइनेंस और मार्केटिंग आता है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता था? सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट होता था। जैसे पार्ले कंपनी का हमने एग्जांपल लिया था, पार्ले कंपनी में पार्ले का बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बेसिक प्रोडक्ट उसका बिस्किट है। तो बिस्किट में एक ही मतलब उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ होता है, परचेज, सेल, फाइन, उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ होता है, उसका एक ही प्रोडक्ट होता है, परचेज, सेल, फाइनेंस और मार्केटिंग टाइप का उसमें स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स? अभी हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कहाँ पे क्या चीज़ इसका फ़ायदा है, क्या नुकसानदायक है इसमें, और कहाँ पे ये यूज़ होता है, हम ये चीज़ को अब डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियर होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में अपने इसके बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब और मैं नहीं कर रहा। खाली आप ध्यान में रखिए कि ये इसका डायग्राम है। ये क्या है? ये वाला ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये डिविजनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। इतना तो मेरे ख्याल से आपको याद हो ही गया होगा। और हमारा आज कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे यही लिखेंगे कि एक एग्जांपल देना है आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर का, कंपनी का नाम लिखना है, और डिविजनल स्ट्रक्चर की एक कंपनी का नाम आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जांपल, कंपनी का नाम लिखेंगे, और डिविजनल स्ट्रक्चर एग्जांपल, कंपनी का नाम लिखेंगे, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में और मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर है? ठीक है। अब पहले एक बार देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है बुक के हिसाब से। वैसे तो मैं समझा दिया हूँ आपको, अब देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है। ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एरिया, ठीक है। इसमें मैं हाईलाइट भी करूँगा, इसी एरिया को आपको फोकस करना है।
देखिए, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज होता है एंड द प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज़ मैं फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तब वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ होता है। एग्जांपल है टाटा कंपनी, ठीक है, जो अभी अभी हम डिस्कस की। देन एक्टिविटी रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एग्जांपल दूँ या पहले एक बार फिर से दिखाऊँ या फिर याद है आपको? आप बोलेंगे सर एक बार दिखाई दीजिए। ओके, लो देख लो। देखो, टाटा कंपनी में एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, टाटा कंपनी में मोटर एक प्रोडक्ट है, सॉल्ट एक प्रोडक्ट है, गोल्ड एक प्रोडक्ट है और वोल्टास का एसी एक प्रोडक्ट है। तो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा देखना नहीं है, हल्का हल्का देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, जैसे मोटर एक प्रोडक्ट है, उसका एक्टिविटी क्या क्या है? परचेज, सेल, फाइनेंस और मार्केटिंग। तो इसको ग्रुप किया गया है एक ही हेड में। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। मैं इसको साइड करूँ तो अगर देखिए यहाँ पे वेट ए मोमेंट, ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ। तो देखो, देन ये लाइन देखो, देन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप किया जाता है। जैसे हमारे एग्जांपल में टाटा मोटर्स का एक एक्टिविटी क्या क्या है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारा एक प्रोडक्ट का एक्टिविटी आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल, बुक का एग्जांपल अलग है, मैं वो एग्जांपल दे चुका हूँ, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल ओनली टू ए मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वही बात है जो फर्स्ट पैरा में जो यहाँ पे जो बात लिखा गया है, ये वही चीज़ को लिखा हुआ है, कोई नया बात नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज। अब हम पढ़ रहे हैं एडवांटेज। किसका एडवांटेज? एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्या फ़ायदा है भाई, डिविजनल स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करें हम, उसका हम चीज़ अभी पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका स्पेशलाइजेशन मिलेगा। अब जैसे टाटा कंपनी में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है? मतलब उस प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट को वो अच्छे तरीके से बना के दे पाएगा मार्केट में, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस प्रोडक्ट में। अब आप देखेंगे टाटा मोटर्स जो है, मोटर्स का एक डिवीज़न है, उसके ट्रक बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। स्मॉल कार्स तो उतने बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसके हैवी व्हीकल देखेंगे जैसे कि ट्रक हो गया, वो सब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो कई बार देखिए फेमस ही नहीं बल्कि मार्केट में लीडिंग है, वो ट्रक में लीडिंग बोल सकते हैं, लीडिंग ब्रांड बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वो हो कैसे पाता है? इट इज़ ओनली ड्यू टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल दे दें, टाटा का ही प्रोडक्ट है। अब देखिए तनिष्क का गोल्ड आप देखेंगे तो बहुत अच्छा गोल्ड होता है, बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं तनिष्क के गोल्ड में। तो वो हो क्यों पाता है? वैसे तो आप देखेंगे कि टाटा तो जो कंपनी है वो तो सब चीज़ बनाता है, मोटर्स भी बनाता है और सॉल्ट भी बनाता है, गोल्ड भी बनाता है और आपका और भी प्रोडक्ट है टाटा का, ठीक है, एसी भी बनाता है। तो स्पेशलाइजेशन इतना हो पाना, इस हद तक स्पेशलाइजेशन हो पाना थोड़ा मुश्किल है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर का वही फ़ायदा है कि वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है।
ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली विच ब्रिंग इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब इसमें कोई बात नया नहीं लिखा है, इससे बेटर तो आप जानते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, सारा एक्टिविटी को ग्रुप किया जाता है एक डिपार्टमेंट के अंदर, जिस कारण से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, इंटीग्रेशन अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे से तालमेल को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सारे एक्टिविटी लिंक्ड होना को इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्यों है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्यों हो पाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक है। अब हर डिपार्टमेंट मतलब देखिए, टाटा मोटर्स को आप टाटा सॉल्ट के साथ मत मिलाइए। टाटा मोटर्स के अंदर ही डिपार्टमेंट है ना, परचेज है, सेल है, मार्केटिंग है और फाइनेंस है। तो उसका बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार दिखा दूँ क्या एग्जाम्पल, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ऑल द एक्टिविटी, अब देखो दोनों चीज़ देखो, ऊपर वाला स्लाइड देखो थोड़ा, और ये नीचे में डायग्राम है वो देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली विच ब्रिंग इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब ऑल एक्टिविटी क्या है, परचेज, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग। अब आप लोग गलती से भी इसको मत मिलाना, मोटर, सॉल्ट, गोल्ड और एसी, इसको मत मिलाना, ये अलग है। मोटर्स अलग डिपार्टमेंट है, सॉल्ट अलग डिपार्टमेंट है, गोल्ड अलग डिपार्टमेंट है और एसी अलग डिपार्टमेंट है। ये चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ऑल एक्टिविटी आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट मतलब मोटर डिपार्टमेंट का सारा एक्टिविटी, परचेज, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये डिपार्टमेंट का सारा एक्टिविटी एक ही डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटेड हुआ है, जिस कारण से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो दूसरा एडवांटेज है, एक मिनट मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ओके, तो ये है एडवांटेज। एडवांटेज है ये सारा, ये क्या एडवांटेज है भाई। दूसरा, फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, फास्ट डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन आर टेकन मच फास्टर इन डिविजन स्ट्रक्चर बिकॉज देर इज नो डिपार्टमेंट, देर इज नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। मतलब मोटर डिवीज़न वाले को कुछ डिसीजन लेना है तो वो जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, उनको किसी अदर डिपार्टमेंट में डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको सॉल्ट से पूछना पड़ेगा क्या, नहीं। उसको तनिष से पूछना पड़ेगा क्या, नहीं। उसको एसी वाले से पूछना पड़ेगा क्या, नहीं। नो डियर स्टूडेंट, नहीं। तो नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। तो जब डिपेंडेंस नहीं है तो डिसीजन फास्टर होगा या स्लोअर होगा, सर फास्टर होगा, ठीक है। क्लास 11 में आपने पार्टनरशिप पढ़ा था और सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। किस केस में डिसीजन फास्टर होता है, सर सोल प्रोप्राइटर के केस में फास्टर होता है, क्योंकि उसको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। लाइकवाइज यहाँ पे भी जो डिसीजन होगा वो फास्टर होगा, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप में एक अलग एरिया है, उसको किसी दूसरे एरिया के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, उसको किसी दूसरे एरिया से पूछने का ज़रूरत नहीं है। तो लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यहाँ पे भी जो डिसीजन मेकिंग होगा वो फास्टर होगा, ठीक है, फास्टर होगा। फास्टर को हाईलाइट कर दो सर। ओके, हाईलाइट करने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आप देख नहीं पाते ढंग से। ये फास्टर है, नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब देखो अकाउंटेबिलिटी इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैं क्या बताया था लास्ट क्लास में, जिम्मेदारी, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब उस चीज़ के लिए जिम्मेदार। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन बी इजीली असेस्ड एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है, सिंपल सा बात है। अकाउंटेबल मतलब अब जैसे मान लो
अब ये एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं दे सकते। जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम आया तो एक डिपार्टमेंट दूसरे के ऊपर दोष दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डिपार्टमेंट है, अब जैसे मोटर डिपार्टमेंट है, मोटर डिपार्टमेंट का रिजल्ट ख़राब आया तो वो लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, मोटर डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि वो ये नहीं बोल पाएंगे कि सॉल्ट डिवीज़न के कारण उनका रिज़ल्ट ख़राब आया, ठीक है। वो खुद की डिवीज़न के लिए वो अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। अब जैसे मोटर डिवीज़न का रिज़ल्ट ख़राब आया तो मोटर डिवीज़न के सारे एम्प्लॉय उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, जैसे मान लो मोटर डिवीज़न का ऑब्जेक्टिव था, एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल, अब जैसे 1,00,000 यूनिट सेल करना है, ठीक है, विदिन 31 मार्च 2020, ठीक है। जैसे 1,00,000 यूनिट सेल करना है विदिन 31 मार्च 2020, तो ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया तो माय डियर स्टूडेंट्स बताइए, क्या मोटर डिवीज़न वाले दूसरे के ऊपर गलती ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, वो दूसरे के ऊपर गलती ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोटर डिवीज़न के लिए मोटर डिपार्टमेंट वाले सारे एम्प्लॉय जिम्मेदार हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि सॉल्ट वाला डिवीज़न अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिस कारण से हम ये 1,00,000 यूनिट का जो सेल का ऑब्जेक्टिव था ये हम अचीव नहीं कर पाए। तो अकाउंटेबिलिटी आ जाता है, जिम्मेदारी आता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को जो जिम्मा दी है वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। इजी सा पॉइंट है, कोई खास पॉइंट नहीं है। फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, ये तो आप जानते ही हैं, डिसीजन मेकिंग जो होता है फास्ट होता है, क्योंकि उनको किसी अदर डिपार्टमेंट से पूछना नहीं पड़ता है। तो जो डिसीजन होता है मेरे बोलने के जैसे फास्ट होता है, ठीक है। और जब फास्ट होगा डिसीजन तो फ्लेक्सिबल होना नॉर्मल सा बात है। क्लियर है? अपने मर्जी से वो डिसीजन ले सकते हैं ना, तो फ्लेक्सिबल होगा ना। यस। एक्सपांशन एंड ग्रोथ। Expansion and growth. New department can be added without disturbing existing department. Existing department को डिस्टर्ब बिना किए, मतलब इसमें बोला क्या है, जो 5th पॉइंट है वो ये बोल रहा है, एक्सपांशन एंड ग्रोथ, मतलब जब कंपनी को ग्रोथ करना है तो न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा उसी डायग्राम पे बना के, लेकिन एक बार सुन लीजिए। न्यू डिपार्टमेंट अगर ऐड करना है तो वो ऐड किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए नया डिपार्टमेंट ऐड किया जा सकता है। सर हाउ कम? शो अस बाय गिविंग एग्जाम्पल। मैं दिखाता हूँ। ये अपना एग्जाम्पल था टाटा कंपनी का, ठीक है, जिसमें कितने डिवीज़न है ऑलरेडी? मोटर्स है, सॉल्ट है, गोल्ड है, एसी है, ठीक है। अब टाटा कंपनी वाला जो है वो चाहता है कि एक और नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करे, ठीक है। वो क्या होगा, से मान लीजिए यहाँ से एक नया डिपार्टमेंट वो शुरू कर रहा है क्लोथ्स का, ठीक है। तो वो क्लोथ्स का नया डिपार्टमेंट शुरू करना चाहता है। तो क्लोथ्स का नया डिपार्टमेंट शुरू करना चाहता है तो उसको दूसरा डिपार्टमेंट को पूछने का ज़रूरत है क्या? क्लोथ को
देखिए, अगर वो क्लोथ का नया डिवीज़न स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी वही है, डिपार्टमेंट वही है। जैसे देखिए, कंपनी वही टाटा कंपनी है, डिपार्टमेंट वही सारे चल रहे हैं। मोटर वाला वैसे ही चल रहा है, सॉल्ट वाला ऐसे ही चल रहा है, गोल्ड वाला ऐसे ही चल रहा है, एसी वाला वैसे ही चल रहा है। क्लोथ वाला नया डिवीज़न शुरू करना चाहता है। अब टाटा कंपनी क्या बोल रहा है, टाटा का मैं कपड़े भी बनाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये क्लोथ वाला जो डिवीज़न शुरू होगा, वो ये जो क्लोथ का नया डिवीज़न शुरू होगा, नया नया क्लोथ्स बनाएगा, वो गारमेंट्स बनाएगा, तो उसको क्या इन सारे डिपार्टमेंट से कुछ पूछने का ज़रूरत है? कोई पूछने का ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट शुरू कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग। ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। अगर टाटा कंपनी ने बोला क्लोज शुरू होगा, तो लो शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अदर डिपार्टमेंट, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर एक्सपांसन एंड ग्रोथ के टर्म्स में देखेंगे तो न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो है, ये न्यू डिपार्टमेंट है। इसको स्टार्ट करने के लिए पुराने डिपार्टमेंट को कोई मतलब तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा पुराने डिपार्टमेंट को। क्लियर है ये चीज़? ओके। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? अब अपने एडवांटेज देखे कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हो सकता है। उसके बाद अभी जो पढ़ रहे हैं हम, वो है ये डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है? अब आप अपने से सोचिए कि इतने सारा डिपार्टमेंट होगा तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा ना, रिसोर्स ज़्यादा लगेगा, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, पहला पॉइंट कि वही चीज़ लिखा हुआ है कि more resource required. That means what? Each department will require all the resource as every division will be working as an independent unit. हर डिवीज़न अलग अलग यूनिट की तरीके से, अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट की तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो रिसोर्स जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, जितना डिपार्टमेंट रहेगा उसको मैनेज करने के लिए उतना रिसोर्स तो लगेगा ना। और अब देखो, मान लो कि अगर एक कंपनी में, एग्जांपल वही लेके आता हूँ फिर से, वेट अ मोमेंट। अब टाटा कंपनी है, देखिए, अभी टाटा कंपनी है, तो देखेंगे आप कि सारा अलग अलग डिवीज़न है। सॉल्ट अलग है, गोल्ड अलग है और एसी अलग है। तो ये जितना डिवीज़न होगा सबके लिए, देखो, अब सबके लिए आपको परचेज, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। जितने डिपार्टमेंट रहेंगे उतने स्टाफ रहेंगे, सबका सैलरी देना और उतना ऑफिस होगा। तो रिसोर्स जो है, रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, डिसएडवांटेज क्या है? मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्स, एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। आई होप आप समझ गए होंगे। Product focused department. Each department focus on their product only and they fail to keep themselves as a part of common organization. देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लगभग आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता था। फंक्शनल डिपार्टमेंट में भी यही, फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी यही डिसएडवांटेज था इस टाइप का, कि उसमें भी ऐसा था कि हर डिपार्टमेंट सोचता था, जैसे कि फाइनेंस, प्रोडक्ट,
फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज अपने आप में अलग डिपार्टमेंट बन जाता था, उसको कंपनी के प्रॉफिट से मतलब नहीं होता था। तो वही चीज़ अब प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे भी हो रहा है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। मतलब अब जैसे एसी वाला बोलता है कि मैं एसी का, मेरे को तो एसी डिवीजन से मतलब है, कंपनी का परफॉर्मेंस जाए भाड़ में। वैसे ही मोटर्स वाला बोलता है, टाटा मोटर्स वाला बोलता है कि मेरे को तो टाटा मोटर्स देखना है, कंपनी का परफॉर्मेंस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लाइकवाइज गोल्ड वाला भी बोलता है कि मेरे को तो गोल्ड से ही मतलब है, मेरे को तो कंपनी से मतलब नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट मीन्स इस डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट? टाटा कंपनी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो अब जैसे एक कन्फ्लिक्ट आ सकता है, जैसे होल टाटा कंपनी का रिसोर्स एग्जांपल मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर करने दीजिए मेरे को। तो अब जैसे मान लीजिए ये टाटा कंपनी का रिसोर्स है 100 करोड़, ठीक है। अब देखिए 4 डिवीज़न है, ठीक है। तो कायदे से आप देखेंगे तो 25 करोड़ एलोकेट होना चाहिए, लेकिन अब मोटर्स वाला बोलेगा कि 25 करोड़ में मेरा क्या होगा, मेरे तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, मैं लूँगा 50 करोड़ अकेला। मोटर्स वाला बोला कि मुझे अकेले को इसमें से मेरे को 50 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ मुझे चाहिए, ठीक है। जबकि कायदे से 25 करोड़ का एलोकेशन होता है। तो ये इसमें से 25 करोड़ नहीं लूँगा बोलता है, ये लूँगा बोलता है 50 करोड़। तो अब बाकी जो 3 डिवीज़न है, सॉल्ट, गोल्ड और वोल्टाज एसी का, सॉल्ट डिवीज़न, गोल्ड और वोल्टाज एसी का, तो इनके लिए बचा बेचारों के लिए 50 करोड़। अब ये जो 3 हैं ये भी झगड़ा कर सकते हैं। गोल्ड वाला बोल सकता है कि मेरा डिवीज़न, मोटर्स वाले का क्या है, मोटर से ज़्यादा हैवी डिवीज़न मेरा है गोल्ड वाले का, तो मुझे अकेले को चाहिए 60 करोड़। तो इस टाइप का डिफरेंस आ सकता है। तो आपस में डिपार्टमेंट जो हैं वो झगड़ सकते हैं कि हमको रिसोर्स एलोकेशन हमको प्रॉपरली नहीं हुआ, हमको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन डिस्प्यूट अराइज हो सकता है डिपार्टमेंट के बीच में, जिसको कि हम बुक से देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट हो गया, मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड हो गया। कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। जो टोटल कंपनी का रिसोर्स है, टाटा कंपनी का 100 करोड़ रिसोर्स है, उसमें से टाटा मोटर्स वाला बोला है कि मेरे को अकेले को 50 करोड़ चाहिए, या गोल्ड वाला बोलेगा मेरे को अकेले को 60 करोड़ चाहिए, बाकी तुम लोग आपस में 40 करोड़ बांट लो। तो ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज है। देखिए आप देखेंगे स्टूडेंट, तो हर एक स्ट्रक्चर का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी की, जिस टाइप का कंपनी होगा वहाँ पे उस टाइप का स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर गलती से हमने गलत स्ट्रक्चर लगा दिया तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगा, कंपनी का लॉस हो जाएगा, कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये चीज़। इंक्रीज इन कॉस्ट, एज आई टोल्ड अर्लियर कि रिसोर्स ज़्यादा लगेंगे, डिपार्टमेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, तो डिपार्टमेंट ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बढ़ेंगे तो सैलरी ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ बोला, इंक्रीज इन कॉस्ट। और जितना डिपार्टमेंट बनेगा उतना ऑफिस बनेगा, और अब हर ऑफिस का अपना टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, हर स्टेशनरी खर्चा, स्टाफ खर्चे, वो सारे मिलाकर इंक्रीज इन कॉस्ट होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे वही बात लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं आगे। इट मे लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या बोल रहा है, सिमिलर फंक्शन, जैसे कि
टाटा मोटर्स में भी ऑफिस होगा, टाटा का तनिष्क में भी ऑफिस होगा। अच्छा, मोटर्स में जो टाटा मोटर्स में प्लानिंग करने के लिए अलग मैनेजर है, और टाटा गोल्ड में, टाटा तनिष्क में अलग मैनेजर है, ठीक है। उसी तरीके से टाटा सॉल्ट में भी अलग मैनेजर है। लेकिन अगर एक ही कंपनी होता, डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं होता, तो एक ही मैनेजर सबके लिए प्लानिंग कर लेता, तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं होता। मतलब प्लानिंग का काम एक ही इंसान कर लेता, मतलब जो अलग अलग लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं हम, वो नहीं दे पाते। सर हमको, अब आप बोलेंगे कि सर हमको थोड़ा सा एग्जांपल में बता दीजिए। ठीक है, मैं लेता हूँ इसी चीज़ को एग्जांपल में। देखो, अगर ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का परचेज़ करने के लिए अलग मैनेजर है, ठीक है, इसको सैलरी दे रहे हैं। उसी टाइप से सॉल्ट में भी अलग मैनेजर है, इसको भी सैलरी दे रहे हैं। गोल्ड में भी अलग मैनेजर है, ठीक है। वोल्टाज एसी में भी अलग मैनेजर है। तो अभी आप देखेंगे कि 4 कंपनी हो गए और 4 टाइप के मैनेजर हो गए। सॉरी, 4 कंपनी नहीं, कंपनी एक ही है, 4 डिवीज़न हो गए, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं एक्चुअली ये ड्राइंग पे ध्यान दे रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये जो मोटर्स वाला डिवीज़न है, मोटर्स वाले डिवीज़न में परचेज मैनेजर अलग है, सॉल्ट वाले डिवीज़न में परचेज मैनेजर अलग है, गोल्ड वाले डिवीज़न में सब परचेज मैनेजर अलग है, और एसी वोल्टास वाले डिवीज़न में परचेज मैनेजर अलग है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि इसको हम सैलरी देते हैं से 60,000, ठीक है, और इस वाले बंदे को भी देते हैं हम 50,000, और इसको भी देते हैं हम 75,000 गोल्ड वाले को, ठीक है, 75,000, और वोल्टास वाले को देते हैं हम 65,000, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस कर लिए होंगे कि प्लानिंग का काम है। देखिए, मोटर्स में एक प्लान होता है, सॉल्ट में एक अलग प्लान हो रहा है, गोल्ड में अलग प्लान हो रहा है, और वोल्टाज एसी में अलग प्लान हो रहा है। लेकिन कंपनी तो एक ही है, कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है। अब अलग अलग प्रोडक्ट है तो ये तो सर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या बात है? देखो, इंसान तो चलो ठीक है, प्लानिंग तो कर रहा है, तो क्या ये इंसान सॉल्ट के प्लान नहीं कर सकता है? सर प्लान कर तो सकता है, लेकिन उसके पास उतना ज़्यादा, मे बी उसके पास इतना ज़्यादा स्पेशलाइज नॉलेज ना हो। बट स्टिल, अगर मान लीजिए ये अलग अलग डिवीज़न ना होता, ये अलग अलग डिवीज़न ना होता, और हम एक ऐसा एक्सपर्ट को ले आते जिसके पास ये सारे फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता, अच्छा नॉलेज, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, आप टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है, 60 + 50 110, 110 + 70 185, 185 + 65 9250, मतलब 2,50,000 का पर मंथ का सैलरी आ रहा है। इसको अब अगर आप टोटल करेंगे, इस सारे को टोटल करेंगे तो आ रहा है 2.5 लाख, ठीक है। लेकिन इसी जगह हम एक ऐसा मैनेजर ले आते जो कि ये सारे फील्ड का एक्सपर्ट होता। अगर ये डिवीज़न नहीं बनता, मान लो अलग अलग डिवीज़न नहीं बनता, और हम एक मैनेजर ले आते जो कि थोड़ा एक्सपर्ट होता, और ज़्यादा एक्सपर्ट होता, इसको सारे फील्ड का नॉलेज रखता, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब मिला करके भी इसको हम दे देते सैलरी, इसको अगर हम सैलरी दे देते 1.5 लाख पर मंथ, तो ये खुशी खुशी हाँ बोल सकता था कि नहीं? हाँ, तो ये खुशी खुशी हाँ बोल सकता था। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। सर डुप्लीकेशन मतलब हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। डुप्लीकेशन मतलब यहाँ पे भी प्लानिंग हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। अभी जो सारे मैनेजर मिला करके ले रहे हैं 2.5 लाख रुपया पर मंथ, लेकिन अगर एक ऐसा मैनेजर हम ले आते, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता, डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होता, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता, तो जो प्लानिंग वाला मैनेजर है, जो परचेज वाला मैनेजर है, तो उसको अगर 1.5 लाख रुपए देते तो ये सारे फील्ड का काम वो कर सकता था खुशी खुशी, तो कॉस्ट भी बच जाता और डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी भी नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है आपको, वही चीज़ बोला गया। देखो,
increase in cost, increase in cost. It may lead to increase in cost due to duplication of activity. Providing each division with separate set of function increases expenditure. क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़. अब इसके बाद सूटेबिलिटी लिखा हुआ है कि कहाँ पे सूटेबल है डिविजनल स्ट्रक्चर. ये मैं डे 1 से बता रहा हूँ कि डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ सूट करता है जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होता है. देखिए वही चीज़ लिखा है कि इज सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ये चीज़ क्लियर हुआ. मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का ज़रूरत होता है. जैसे कि प्रोडक्ट एकदम बढ़िया से मार्केट में उतरे. जैसे कि आप टाटा मोटर्स का देखेंगे, ट्रक एकदम A1 क्वालिटी का होता है. टाटा का टेनिस का गोल्ड A1 क्वालिटी का होता है. टाटा सॉल्ट तो आप जानते हैं देश का नमक. और वोल्टास का AC भी अच्छा है. बाकी उतना अच्छा नहीं है बट स्टिल अच्छा है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर इस डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड एज अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर. इस डिपार्टमेंट हैज़ प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस डिपार्टमेंट. मतलब सेल्फ कंटेंट का मतलब है, सेल्फ कंटेंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है. सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है. सेल्फ डिपेंडेंट. हर चीज़ एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो जाए तो उसको बोलते हैं. जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है कि इसका जो हर एक डिवीज़न है, ईच डिवीज़न टू बी सेल्फ कंटेंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो, सब काम खुद से कर ले, उसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट. तो वहाँ पे ज़रूरत होता है डिविजनल स्ट्रक्चर का. ग्रोइंग कंपनी विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर. जिनको ऐसा देखो, या तो अभी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे अभी खुद से आप मतलब वो जो कंपनी है ऑलरेडी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है. ठीक है. या फिर फ्यूचर में मल्टी प्रोडक्ट हो सकता है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था डायग्राम में कि फ्यूचर में क्लॉथ का एक डिवीज़न ऐड हो सकता है. तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर में अगर कंपनी प्लान कर रहा है कि मल्टी प्रोडक्ट हो सकता है तो उस केस में भी डिविजनल स्ट्रक्चर सही रहता है. ठीक है. तो इन टूडेज क्लास we successfully discuss advantage and disadvantage and suitability of divisional structure. ठीक है. आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा. तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा कि क्या क्या है. जस्ट ए मोमेंट प्लीज़. ठीक है. देखो आज के क्लास में हमने पढ़ा था कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और सूटेबिलिटी क्या है. मेनली जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होता है वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर लगता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर टुडेज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा. कहीं डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को. आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है. कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो, अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. एन्जॉय योर डे. टेक केयर. बाय बाय.